नमस्कार बच्चों। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दिसंबर माह में होने जा रहा है। इसके साथ आप सभी के लिए खुशखबरी की अब कौन सी भर्ती आ गई, लैब असिस्टेंट की, जिसको सभी को इंतजार है इस भर्ती का, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को। राजस्थान जीके, हल्का फुल्का इंडिया जीके, इसके अलावा अपने को केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, इनके 10-10 टॉपिक ही हमारे सिलेबस में। बहुत ही ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से। जो बच्चा सीरियस है, जिसने सेकंड ग्रेड की ढंग से तैयारी की है, उसके लिए लैब असिस्टेंट अब चुटकियों का खेल होगा। हम लैब असिस्टेंट पे पूरा वीडियो बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, उस सब के बारे में जल्दी ही एक नई वीडियो में अपलोड करूंगा। आज हम बात करेंगे टेस्ट 13 के सॉल्यूशन की, जो हमारी कोचिंग में लगा था। उस टेस्ट 13 में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें भी हमारे दो टॉपिक आए थे मेनली। एक जो एवरीडे अपनी जो केमिस्ट्री है, ये पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको मेरे हिसाब से सॉल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा टॉपिक था हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक एक क्वेश्चन का करवाऊंगा। तो आप सबके बीच में मैं सुभाष बाम्बू, मेरी जो एमएससी है वो आईआईटी बॉम्बे से हो रखी केमिस्ट्री में। इसके अलावा मैंने 2 बार नेट जेआरएफ 52 और 66 है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम, भारत का सबसे टफ एग्जाम मानते हैं नेट जेआरएफ को। 2 बार मैंने क्वालिफाई किया। अभी राजस्थान सरकार में मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जो अपना पोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर सेकंड रैंक से सिलेक्ट हुआ हूँ। इससे पहले जूनियर केमिस्ट में मैं 6ठी रैंक से सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो साथियों, ये उपलब्धि आपको भी यदि हासिल करनी है तो आपको मेहनत निरंतरता से करनी है। ऐसा नहीं है कि सर आज मन नहीं कर रहा, आज सो जाते हैं, कल मेहनत करेंगे, नहीं। यदि आपको इस भीड़ से अलग होना है, आपको यूनिक बनना है, लोगों के लिए आइडियल बनना है, तो आपको प्रत्येक दिन मेहनत करनी है। अभी तो दिसंबर माह बिल्कुल पास में है, तो दिसंबर माह को ध्यान में रखते हुए आप दिन रात एक करोगे, चाहे सीट 40 क्यों ना हो। जो बंदा पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप इसी मोटिव के साथ लगातार अपनी तैयारी को अंजाम देते रहे, अच्छी प्रिपरेशन करते रहे। डाउट हो तो हमारे जो लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पे पूछो। इसके अलावा आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ बहुत ही एक शानदार टेस्ट सीरीज आप सबके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की बुक से प्लस पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी। ऐसे टेस्ट सीरीज शायद ही कोई लॉन्च किए। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, प्रॉपर मेथड में, प्रॉपर मैनर में, संस्कृत डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते ही बनाई गई है। वहां से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है। देखो क्या बोल रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर केएससीएल की सेंटीमोलर विलयन की चालकता इतनी दे रखी है, 25 डिग्री पर ही विलयन का प्रतिरोध इतना दे रखा है, तो सेल स्थिरांक का मान होगा। देखो हमें ये सीधा सीधा पता है कि कप्पा बराबर क्या होता है, सी एक्स होता है। ठीक है, कप्पा। अब कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो कितनी देर के, 0.0210 बराबर सी। सी की वैल्यू हमें पता है 1/r होती है। और एक्स क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। तो ये सेल स्थिरांक हमें ये पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो देखो एक्स की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 0.010 इंटू आर। तो देखो 0.01210 इंटू आर की वैल्यू होगी 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.26 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन भी है और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। मेन बात तो है कि ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन छपता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कप्पा बराबर क्या होता है, सी एक्स। फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन।
NaCl HClO इसकी अनंत तनुता पर आपको दे रखा है लैम्डा m इनफाइनाइट। और जब भी लैम्डा m इनफाइनाइट होता है तो हमें इनकी क्या मोलर कंसेंट्रेशन को प्लस या माइनस करके हम जो हमारे पूछ रखा है उसे उसको निकालते हैं। NaCl की दे रखी है, HCl की दे रखी है, CH3CNO की दे रखी है, और हमें किसकी पूछी है? CH3COOH की पूछी है। तो देखो CH3COOH की कैसे निकाल सकते हो आप लोग? हमें पता है इसकी CH3COONA चाहिए, इसके लिए बिल्कुल चाहिए। इसके अलावा हमें H वाला चाहिए, तो H वाला कौन सा है? HCl है, ये चाहिए। अब देखो इनमें आप जोड़ोगे तो CH3COH आ जाएगा, प्लस अन्य Cl और आ रहा है। तो हमें NaCl नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो ओनली CH3COH चाहिए। तो NaCl वाला इसमें से क्या करोगे? घटा दोगे। देखो CH3CONA की कितनी है? ये रहा 91.5, प्लस HCl की कितनी है? 426.16, माइनस NaCl की कितनी है? 126.45। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो 390.71। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी आपका जैसा क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम इनफाइनाइट पे बात करेंगे तो डायरेक्ट उसको सम करेंगे जो हमें चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको हम उसमें से घटा देंगे। अब बात करेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन की। एक प्रबल विद्युत अपघट्य। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य इसका मतलब, प्रबल विद्युत अपघट्य वही होता है जिसका 100% आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, यानी 100% ये आयनों में टूट जाता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। इसकी तुल्यांकी चालकता तनुकरण के साथ वृद्धि का मुख्य कारण पूछा इसमें। ठीक है, तो देखो वृद्धि का मुख्य कारण पूछा है। हमें ये पता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य वो पहले से ही क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य ये पहले से ही क्या होता है? 100% आयनों में टूटता है, आयनों में टूट जाता है। तो जब इसका तन्नुकरण करेंगे, जब इसका क्या किया जाता है? तन्नुकरण किया जाता है। तन्नुकरण करेंगे तो हमें पता है तन्नुकरण से क्या होता है कि आयंस दूर दूर चले जाएंगे, आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो आयनों के बीच में गति बढ़ जाएगी। तो तन्नुकरण करेंगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। अब देखो आयनों संख्या में वृद्धि नहीं, क्योंकि संख्या तो फिक्स रहेगी, 100% ही पहले से टूटा हुआ है। अब चाहे आप कितने डाइल्यूशन कर दो, अब इसके आयंस जितने थे वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। आयनों की गतिशीलता में वृद्धि, बिल्कुल ये बात सही है। सामान्य तनुकरण पर विद्युत अपघट्य 100% आयनन नहीं, चाहे आप तनुकरण करो चाहे नहीं करो, ये 100% वैसे ही टूटता है। आयनों की संख्या और आयनों की गतिशीलता, देखो आयनों की संख्या नहीं, आयनों की संख्या हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए काम। ये ऑप्शन कब सही होता है? ये ऑप्शन होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल का मतलब ही यही है, पहले वो आयनों में नहीं टूटता, लेकिन जब इसका तनुकरण किया जाता है तो वो 100% आयनों में टूट जाता है। तो ये अपने ऑप्शन काम का नहीं है, अपने लिए कौन सा है? बी ऑप्शन, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। फिर देखो 21 नंबर, कॉपर प्लस, सॉरी यहाँ पे ये कॉपर प्लस, कॉपर 2+ से कॉपर और कॉपर 2+ से कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान पूछा हुआ है, और आपको इसका पूछा कॉपर प्लस से। देखो ये हमें पता है कि यहाँ से भी अर्ध अर्ध सेल है ये, और जब भी अर्ध सेल का रिएक्शन पूछे तो आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना। तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है? अर्ध सेल के लिए कोई भी चीज पूछे, अर्ध सेल का तभी निकाल सकते हो आप जब आप इसको डेल्टा जी से जोड़ोगे या डेल्टा जी से घटाओगे। देखो कैसे, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर जा रहा है, इसके लिए हमें कितना दे रखा है? 0.337 दे रखा है। इसके अलावा कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन से कॉपर प्लस में जा रहा है, इसके लिए कितना दे रखा है? 0.531 वोल्ट दे रखा है। हमें किसका पूछा है? कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से कॉपर का, इसका पूछा है। तो देखो पहली बात ये कैसे प्राप्त होगी हमें? ये दूसरी वाली को रिवर्स करो, इस वाले की रिवर्स करो, इस वाले रिवर्स करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपर प्लस से कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और पहले वाले के साथ जोड़ दो। देखो इसके साथ जोड़ दिया तो आपको कॉपर 2+ से कॉपर 2+ चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और कॉपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 में से 2 घटाना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो जब भी इस तरह का हाफ सेल का रिएक्शन आए आपको डेल्टा जी में से घटाना है। क्या डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा जी1 माइनस डेल्टा जी2। बस जब भी आपको ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो ये अपने को फॉर्मूला हाफ सेल के लिए डायरेक्ट नहीं जोड़ते। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इलेक्ट्रॉन अपने आप में पहले से कैंसिल हो जाता, तो हम डायरेक्ट ई को जोड़ सकते हैं। ये बात आप समझो। यदि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इसमें हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसके लिए हमें डेल्टा जी का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एन। एन कितना है इस इलेक्ट्रॉन में? एक इलेक्ट्रॉन है। एन एफ इस ई सेल इसका निकालना है, बराबर माइनस वन वाले का, वन बोले तो ये वाली रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा कितना है? एन कितना है? 2 इंटू एफ इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 0.337 माइनस फिर एन। अब इसके फिर माइनस इसमें आएगा, ये माइनस बार वाला, फिर माइनस एन। अब आपको ये तो पता ना डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई से, ये डेल्टा जी है। अब देखो माइनस, अब दो वाली रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 है, एफ ई सेल की वैल्यू कितनी? 0.153 आएगी। तो देखो माइनस ई बराबर एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा सब जगह, माइनस ई बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के अंदर पॉइंट, इसको आप करोगे तो 337 को 2 से करोगे आप 4 7 और क्या 6, तो 0.674 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस और इसके अंदर वाला, सॉरी इसके अंदर भी तो माइनस है, माइनस और माइनस ये क्या आ जाएगा? प्लस, ये आ जाएगा 0.153। आप ई की वैल्यू करो या फिर माइनस ई बराबर कितना आ जाएगा? 0.67 में से आप घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के अंदर 5.521। अब ई माइनस और माइनस आप सम कर जाएंगे तो 0.521 वोल्ट बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी हाफ सेल हो कुछ नहीं करना, ये डेल्टा जी वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एनएफिशिएंट पैसे। अब देखो ये जो फाइनल रिएक्शन है इसके लिए एन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एन एक आएगा। पहले वाली के लिए एन 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आएगा। दूसरी वाली के लिए, ये दूसरी वाली रिएक्शन, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। डायरेक्ट आप जोड़ो, आपका हमेशा के लिए आंसर सही आएगा। इसके लिए यही ट्रिक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तुरंत वो कैच कर लेगा इस चीज को। अब देखो आगे 22 नंबर, अर्ध सेल का विभव कितना परिवर्तन होगा यदि विलयन को 100 गुना तनु किया जाए? अब देखो हमें पता है ई बराबर क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के। ये हमें पता है कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब के की वैल्यू क्या होता है? इसके लिए कॉपर 2 प्लस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, तो के की वैल्यू क्या आएगी? कॉपर। अब कॉपर हमें पता है ये सॉलिड, इसको हम के में नहीं लेते, तो ओनली क्या होता है हमारे, या तो एक्वस सॉल्यूशन आता है या फिर लिक्विड वाले स्टेट का लेते हैं। ये लो कॉपर 2 प्लस, तो ये के की वैल्यू आप इसमें रखो यहाँ पे, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस। अब देखो जब भी तनु किया जाता है, तनुकरण करते हैं, तनुकरण का मतलब क्या होगा? तनुकरण का ये मतलब होगा कि कंसंट्रेशन थी, हम उसको वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन होती है एन अपॉन वी। अब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आप कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी? कम हो जाएगा। 100 गुना वॉल्यूम इसको बढ़ा रहे हो, तो पहले मैं मानता हूँ कि इसकी सी कंसंट्रेशन थी, इसके बाद यदि आप इसमें 100 गुना बढ़ा रहे हो एन अपॉन 100 वी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? सी अपॉन 100 हो जाएगी। आगे बात समझिए, इसकी जो कंसंट्रेशन थी सी, अब इसमें हम सी गुना 100 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो अब इसकी क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन? ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन, अब कॉपर देखो कॉपर 2 प्लस की जगह आप ये रखो कॉपर 2 प्लस अपॉन 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 100 अपॉन कॉपर 2 प्लस। हमें पूछा है कि कितना गुना बढ़ जाएगी। अब देखो ये वाले तो हमें पहले से ऑलरेडी है, अब ये log 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 100 गुना, कॉपर 2 प्लस तो पहले से थी वो कट जाएगी, तो 100 गुना ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 10 की पावर 2, और ये हमें पता 12 आ जाएगा, तो ई नोट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 से 2, तो कितने गुना, ये देखो कितने गुना इसमें कमी आई है।
कितने गुना कमी आ गई? इसको हम 59 MV भी तो बोल सकते हैं, 10⁻³ इतने गुना की इसमें क्या आ रही है, कमी आई हुई है। तो हम ये बोलेंगे 59 MV की कमी आएगी। तो देखो 59 MV से घटता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपकी कंसंट्रेशन टर्म नीचे है, जब आप इसको बढ़ाओगे तो इसमें कमी आएगी, यदि ये कंसंट्रेशन टर्म ऊपर होती तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये, जब इसमें कंसंट्रेशन टर्म ऊपर है, नीचे है तो तनुकरण करने से घटेगा, E0 की वैल्यू घटेगी, पहली बात। दूसरी बात, कितनी घटेगी, तो आपको देखना है कितने गुणा तनुकरण किया है। यदि ये 2 है और यहाँ पे भी 100 है तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी जो ये वैल्यू है इतनी वैल्यू से ये कमी घटेगी। यदि ये नीचे 2 नहीं आता तो फिर ये सीधा इस और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.059 को और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने गुना की कमी आती। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन। एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल के m/32 बिलियन की तुल्यांक की चालकता दी हुई है, अनुतनुता पर दी हुई है अम्ल का वियोज्य स्थिरांक। सीधा सीधा होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा वैल्यू होती है λ/m/c/λ/m∞। λ/m∞ कितना है 8, λ/m∞ कितने 400, कितने आ जाएगी 1/50 आ जाएगी। अब वियोज्य स्थिरांक पूछा हुआ है, अम्ल का वियोज्य स्थिरांक हमें पता है के होता है, और इसके फॉर्मूला क्या होता है C�alpha²। सी की वैल्यू कितनी है 1/32 दे रखी है, ये देखो m/32। अल्फा वैल्यू कितनी होगी 1/50 इंटू 1/50 अल्फा² है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻5, 1.25 इंटू 10⁻5। फिर देखो 24 नंबर क्वेश्चन, अनंत तनुता पर Ba+2 और Cl- की मोलर चालकता दे रखी है आपको, और अनंत तनुता पर आपको BaCl2 की तुल्यांक की चालकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगा लो स्टार, ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं। तो देखो Ba2+ की आपको मोलर चालकता कितनी दे रखी है, λm कितना दे रखा है 127, और Cl- का λm कितना दे रखा है 76। हमें पूछा है किसका BaCl2, क्या पूछा है लैम्डा इक्विवेलेंट, और हमें पता है लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट λm/n फैक्टर, यही तो होता है। अब लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा ऑफ Ba2+/n फैक्टर प्लस लैम्डा ऑफ Cl- फैक्टर। एक बात ध्यान में और रखना, लैम्डा इक्विवेलेंट में हम किसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उसके संख्या की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 Cl है तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट में हम सीधा सीधा जोड़ेंगे, संख्या से गुणा नहीं करते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि लैम्डा इक्विवेलेंट सीधा सीधा जोड़ते हैं, जबकि लैम्डा m में संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, में संख्या से गुणा करते हैं। तो देखो लैम्डा Ba2+ कितना है 127, बटा इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है 2, प्लस ये इसके वैल्यू कितनी है 76, अपॉन इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 139.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 139.5। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। इक्विवेलेंट में गुणा नहीं करते। यदि लैम्डा m पूछ लिया जाता है, मोलर चालकता पूछ लेते हैं, तो हम इसको 2 इंटू Cl-, यदि मोलर चालकता पूछते ही सेम क्वेश्चन, तो हम लैम्डा m इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, लैम्डा ऑफ Ba2+ प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ Cl-, ये ऐसे बोलते फिर। ठीक है, अब आगे देखो 25 नंबर। 3 धातु दे रखी है, इसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव दे रखे हैं। इन धातु की अपचायक क्षमता, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए अपचायक क्षमता क्या होती है। अपचायक क्षमता का मतलब होता है अगले को अपचयन करना, अगले का अपचयन करना तथा खुद का क्या करेगा, तथा खुद का ऑक्सीडेशन करना, खुद का ऑक्सीकरण करना। ये होता है अपचायक क्षमता। और जब भी अपने को कुछ भी नहीं दिया हो, सीधा सीधा दिया हो, तो इसका मतलब ये रिडक्शन विभव दिया होता है, ये अपचयन विभव दिया होता है। तो ये आपको धातु ए का अपचयन
धातु एक अपचयन का मतलब होता है कि ए धातु जो खुद का अपचयन कर रही है उसकी वैल्यू कितनी देर की है, +0.5। बी के लिए कितनी देर की है, -3.0। और सी के लिए कितनी देर की है, -1.2। ये सारी वोल्ट में है। अब देखो, हमें ये पता है कि धातु बी का अपचयन नेगेटिव में है। धातु बी का अपचयन नहीं हो सकता, अपचयन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में, और नेगेटिव में इसका मतलब ये खुद का अपचयन नहीं करा के, तो इसको हम इसका क्या होगा, फिर नहीं हो सकता। लेकिन इसके जब भी इसका ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो ये प्लस में दिखेगा, लेकिन इसका ऑक्सीकरण विभव प्लस में आएगा। इसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी ई आर पी आपको अपचायिक क्षमता निकालनी है, तो आप एक बात ध्यान में रखना, अपचायिक क्षमता निकालनी है तो हमें इसका क्या करना है, प्लस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा माइनस में होगा उसकी अपचायिक क्षमता उतनी माइनस में होगी। तो इसका मेटल का, क्योंकि वो खुद ऑक्सीकरण होगा उसका, हमें ये चाहिए कि खुद का ऑक्सीकरण करने वाली मेटल चाहिए, तो इसकी अपचायिक क्षमता बी की ज्यादा होगी, फिर सी की होगी, फिर ए की होगी। बी सी ए, आपको सीधा सीधा ये इतना ध्यान रखना है कि अपचायिक क्षमता जो मेटल जिसके वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी उसकी अपचायिक क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि वो खुद का ऑक्सीकरण करेगी। बाकी डिटेल में हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी लेक्चर लेके आएंगे तब आपको वहां पे पूरा समझा देंगे। अब देखो आगे 26 नंबर, इनमें से कौन सा प्रबलतम अपचायक होगा। अब वापस वही अपचायक। अब यदि प्रबलतम अपचायक देखना है तो ई आर पी जिसका जितना नेगेटिव होगा, जिसका जितना ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। अब देखो, क्या ये प्रबलतम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब जडन, जडन क्या है, प्रबलतम अपचायक होगा। तो देखो जडन प्रबलतम अपचायक होगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है सारा कुछ। 27 नंबर, एक गैल्वेनिक सेल में एनोड प्रवेश होता है। देखो इनके लिए एक ट्रिक होती है, गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होती है, लोन। लोन याद रखना आपको। लोन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ए से क्या होगा, एनोड होगा, और साइन क्या होगा, इस पे नेगेटिव होगा। तो यानी लेफ्ट साइड वाला, यानी ये वाला दो होते हैं, तो ये वाला है, इस पे क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एनोड होगा और इसके चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये अपने को ट्रिक याद रखनी है। तो आपको पूछा गैल्वेनिक सेल में एनोड पे आवेश होगा, देखो एनोड है, एनोड पे कौन सा आवेश होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं 28 नंबर की। निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रियाओं से ई नोट सेल क्या होगा। आपको दिया हुआ है, हमें पता है कि जो ये अर्ध अभिक्रिया इसका प्लस है, इसका मतलब इसका क्या होगा, ये रिडक्शन की अभिक्रिया है। एक हमें ऑक्सीडेशन वाली चाहिए, तो देखो ये वाली क्या है, इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब इसका क्या कराना है, हमें ऑक्सीडेशन कराना है। क्योंकि ई सेल, ई नोट सेल जिसका पॉजिटिव होते हैं वही अभिक्रिया, वही रिएक्शन क्या होती है, संभव होती है। तो देखो पहली वाली रिएक्शन को आप एज इट इज लिख दो, इसकी वैल्यू क्या है, 0.77। अब दूसरी वाली क्या करोगे, आप उल्टा करके लिखो, तो Zn से क्या होगा, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। जब हम सेल बनाएंगे तो आपको ऐसी अभिक्रिया मिलेगी एक सेल में, कैसे, Fe3++Zn। अब आपको ये भी पता है कि इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो 2Fe3, ताकि इलेक्ट्रॉन आपका गायब हो जाए, फिर 2Fe2++Zn2+, ये लो, ये आपकी एक अभिक्रिया है। जब भी ये क्या है, पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया। और पूर्ण अभिक्रिया के लिए ई सेल हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ई नोट सेल। अब देखो ई नोट सेल हमें पहला और दूसरा दोनों क्या करिए, पहले रिएक्शन प्लस दूसरी को उल्टी करके लिखिए, तो दूसरी को उल्टी करके लिखिए यानी माइनस करके लिखिए, -2।
पहले वाले का कितना दिया हुआ है 0.77 वोल्ट दिया हुआ है माइनस, दूसरी वाली कितना दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1.3 वोल्ट आ जाएगा, ये ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ रहा है कि जब भी आपको कुछ नहीं दिया हो आपको इस हिसाब से डिजाइन करनी है कि आपका नेट ई नोट सेल क्या रहे पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए ई नोट सेल नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें रिडक्शन के लिए पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा। हमें एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली लेनी है, एक रिएक्शन रिडक्शन वाली लेनी है, दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे कि उसका ई नोट सेल क्या है पॉजिटिव आए, बस इस हिसाब से हमें करना है। अब आगे देखो, ये 29 नंबर है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन विभव सीधा सीधा है। ये अभिक्रिया हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के, ये होता है। के निकालो आप, इसके लिए के निकालो, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/Hg प्लस। हमें पता है कि प्रोडक्ट में सॉलिड है, सॉलिड को हम के में नहीं लेते हैं, तो ओनली क्या आएगा Hg प्लस आएगा, तो के हमें 1/Hg प्लस आएगा। तो देखो ई नोट, आप जो रिएक्शन है उसमें देखो Hg प्लस से किस में जा रहा है Hg के लिए जा रहा है, तो रिएक्शन आ गई Hg प्लस से Hg के लिए माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एन की वैल्यू देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आएगी एफ लॉग ऑफ, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/Hg प्लस आ जाएगी, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा कोई आंसर है 1/Hg एफ प्लस जरूर देकर, लेकिन एल एन ई नोट, अब इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई नोट ऑफ एच जी प्लस से एच जी प्लस, अब इसको ऊपर करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, आर टी अपॉन एफ आ जाएगा लॉग ऑफ एच जी प्लस आ जाएगा, ऊपर जाने पे इस पे जो ये माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ये भी आ सकता है, हाँ ये आ सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन सेम एज इट इज वैसा वैसा है। देखो इसके लिए ए ऑप्शन भी सही है, और सी ऑप्शन देखो आप ई बराबर ई नोट एच जी प्लस एच जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन 1/Hg प्लस, ये भी ऑप्शन सही है। ए और सी दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है 29 नंबर के लिए। अब हम बात करेंगे 30 नंबर, नाइट्रिक अम्ल की विशिष्ट चालकता दे रखी है आपको, विलियन की मोलर चालकता पूछी हुई है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ ही नहीं करना आपको। क्या बोला हुआ है कि हमें पता है लेमडा एम मोलर चालकता क्या होती है 1000 कप्पा अपोन एम होती है। कप्पा किसको बोलते हैं, कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। एम का मतलब क्या होता है मोलर यानी कंसेंट्रेशन, 1000 कप्पा की वैल्यू कितनी देर की 6.3 इंटू 10⁻², अपॉन एम की वैल्यू कितनी देर के 0.1। आप इसको सोल्व करो, ये 0.1 हटाओगे ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻3 ऊपर पहले से एक ये और आ जाएगी 10⁻4 इंटू 6.3 इंटू 10⁻², तो क्या आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻2 यानी 630 आ जाएगा। तो 630 सीधी सीधी वैल्यू है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लेमडा म्यू मोलर चालकता और कप्पा के बीच में क्या रिलेशन होता है 1000 कप्पा अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार लेमडा इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो 1000 कप्पा अपॉन एन आ जाएगा वहां पर, यहाँ मोलरिटी आ रही है यहाँ नॉर्मेलिटी आ जाएगी, बस इतना सा फर्क है। अब देखो 31 नंबर दिया है एल बाई ए बराबर कितना 0.5, आर बराबर कितना 50, एन बराबर कितना 1.0, विद्युत की तुल्यांक की चालकता पूछी हुई है, वही सेम का सेम अभी जो मैंने बोला था वही फॉर्मूला में यहाँ पे इस टाइप में लगा देंगे। तो देखो कप्पा बराबर, हम पहले कप्पा निकालो, तो कप्पा की वैल्यू क्या होती है सी एक्स, सी क्या होता है 1/r इंटू एक्स की वैल्यू क्या होती है एल बाई ए, ये होती है 1/r, आर की वैल्यू 50 इंटू एल बाई ए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। तो देखो 0.5 यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 10, तो ये कटेगा तो 1/100 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये कप्पा की वैल्यू। अब आगे फॉर्मूला क्या लगाना है, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन एन बराबर 1000 कप्पा की वैल्यू कितनी है 1/100 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है देखो 1.0, इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है कि पहले आप कप्पा निकालो फिर डायरेक्ट वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था। अब देखो 32 नंबर, चालकता सेल का सेल स्थिरांक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल स्थिरांक जो सेल कांस्टेंट है एक्स की वैल्यू,
सेल कांस्टेंट यानी एक्स, एक्स बोलते हैं सेल कांस्टेंट को। तो एक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जब हम सेल डिजाइन कर दिए, जब हमने ऐसे पूरा सेल डिजाइन कर दिया, उसके बाद सेल कांस्टेंट फिक्स रह जाता है। तो दिए गए सेल के लिए आप लिखना है, दिए गए सेल के लिए क्या होगा, सेल के लिए सेल स्थिरांक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेल स्थिरांक नियत रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आपने जब सेल डिजाइन कर दिया, उसके बाद में सेल स्थिरांक की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो देखो, विद्युत अपघट्य परिवर्तित करने पर नहीं, विद्युत अपघट्य सांद्रता परिवर्तित करने पर नहीं, विद्युत अपघट्य ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता नहीं, दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात। एक बार आपको पूरा डिजाइन कर दिया, उसके बाद आपका सेल कांस्टेंट फिक्स रहेगा। आप देखो 33 नंबर, लेमडा एम एन एच फोर ओ एच के लिए क्या किसके बराबर है। तो देखो लेमडा एम नॉट एन एच फोर ओ एच, आप देख खुद ही देखो कि इसको बनाना है हमें। इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम एन एच फोर सी एल से बना सकते हैं, प्लस एन ए ओ एच से बना सकते हैं। तो देखो एन एच फोर ओ एच आ जाएगा, माइनस एन ए सी एल हटा दो, एन एच फोर सी एल प्लस एन यू एच माइनस एन ए सी एल। देखो सेकेंड ऑप्शन, एन एच फोर सी एल प्लस एन यू एच माइनस एन ए सी एल। तो आपको क्या मिलेगा, एन एच फोर ओ एच मिलेगा। फिर देखो 34 नंबर, डेनियल सेल के लिए ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.1 वोल्ट, बी माइनस में दे रखी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन इस सेल के लिए साम्य स्थिरांक का सही वर्णन करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साम्य स्थिरांक आएगा जब भी साम्य अवस्था आएगी, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बोलते हैं जिसको। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, या फिर के की वैल्यू, सॉरी, या फिर ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि ई बराबर क्या होता है, ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ई सेल साम्य अवस्था पे ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये 0 आ जाएगी। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.1, -1.1 माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 1.1 बराबर क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के आ जाएगा। अब मुझे पता है कि एल एन, इसको हम कर सकते हैं लॉग में, 2.303 क्या होता है, लॉग के। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.1 बराबर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। यार अब हमें एन की वैल्यू निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल देखो इसमें लिखा हुआ है ना, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल होता है ZnSO4 का, फिर कॉपर सल्फेट और कॉपर के बीच का होता है। तो इसका मतलब Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, 2 हो रही है। देखो यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो रही है, कितना आवेश में परिवर्तन हो रहा है, कितना ऑक्सीडेशन में परिवर्तन हो रहा है, तो 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप यहाँ n की वैल्यू की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो एक तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2.303 आर टी अपॉन 2 एफ बिल्कुल दिया हुआ है, एक तो सेकेंड ऑप्शन सही आएगा। क्या ये कैसी बराबर 1.1 आएगा, नहीं ये तो गलत है। फिर दूसरा, आप log के की वैल्यू निकालो, log के, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2.2, ठीक है, अपॉन, हमें हमें ये पता है कि 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.059 के बराबर होती है। तो ये इसको इधर कर दिया, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0.059। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई लॉग के, ये वाली वैल्यू क्या है, इसके नीचे चली जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 0.09। तो ये लॉग के की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉग के की वैल्यू 2.2 अपॉन 0.059, ये भी सही है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 और 3। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। अब आगे बात करेंगे 35 नंबर, आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोलर चालकता आपको हमेशा के लिए याद रखना है, सिर्फ 2 चीज पर डिपेंड करती है मोलर चालकता। मोलर चालकता सिर्फ 2 चीज पे डिपेंड करती है, किस किस पे, एक तो ताप पर, एक उस जो अपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता को, विद्युत अपघट्य की सांद्रता।
एक तो ताप पर, दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। बस ये एक तो ताप पे आ गया, क्या दूरी पे करता है, नहीं करता है। क्या विद्युत अपघट्य सांद्रता पे करता है, बिल्कुल करता है। क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थिति क्षेत्रफल पे करता है, नहीं करता है। तो क्या इस देगा, 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3। बात करते हैं 36 नंबर की। एक गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, कितना होगा ये पूछा है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। मैंने आपको फिर पहले भी बोला था कि इसमें ऐसा दिया हुआ है, एच जी प्लस से एच जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.80 वोल्ट। और कॉपर प्लस से कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34 वोल्ट। हमें यह पता है कि जब कुछ भी नहीं दे तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेके चलना है। और अभी हमें क्या निकालना है, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखो, एच जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से एच जी जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.80। और कॉपर से हम फिर इसको भेजेंगे कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें एक ऑक्सीडेशन में भेजना है, एक रिडक्शन में। रिडक्शन वाला वो जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में। अब इसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको -3.4। इस तरह से हमारा सेल बनेगा। कैसा सेल बनेगा, एच जी प्लस प्लस कॉपर से क्या बनेगा, एच जी प्लस कॉपर प्लस आ जाएगा। अब देखो, इस सेल के लिए हमें क्या होना चाहिए, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। देखो 0.80 माइनस 0.34, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.46 वोल्ट। इसका मतलब ये हमने जो सेल बनाया ये बिल्कुल सही है सेल, तो इसकी 0.46 वोल्ट आ जाए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका नेगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कि उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इसका पॉजिटिव कम है, इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसके कंपेरिजन में। 37 नंबर, दी गई रिएक्शन स्वतः होगी या अस्वतः होगी, ये बतानी है हमें। स्वतः या अस्वतः हम कैसे बताते हैं, यदि ई नोट सेल ग्रेटर देन 0 होगी तो ये क्या होगी, स्वतः। क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी नोट लेस देन 0 होना चाहिए। स्वतः रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्वतः रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा जी नोट नहीं, डेल्टा जी। अब देखो, डेल्टा जी का मतलब हो गया -NFE सेल लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें ऐसा निकालना है। स्वतः के लिए क्या होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ई सेल इसके लिए दिया हुआ है, ई नोट की वैल्यू एच जी प्लस से एच जी के लिए कितनी दे रखी है, 0.80 दे रखी है। और ई नोट Zn2 प्लस से Zn के लिए कितनी दे रखी है, -0.76 दे रखा है। हमें देखो 11 एच जी से एच जी प्लस, एच जी से एच जी प्लस, हमें दिया हुआ है एच जी प्लस से एच जी। इसका मतलब हम एच जी से एच जी प्लस जाएंगे, एच जी से एच जी प्लस जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.80। फिर देखो Zn2 प्लस से Zn, Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। तो हमारा जो सेल है, हमारी जो रिएक्शन है, हमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो यहाँ रिएक्शन में एच जी से एच जी प्लस में जा रहा है, जबकि हमें किसके वैल्यू दे रखी है, एच जी प्लस से एच जी, तो हम इसी को उल्टा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। दूसरी बात, जो रिएक्शन जा रही है वो Zn+2 से Zn में जा रही है, हमें किसका दे रखा है, Zn2 प्लस से Zn का ही दे रखा है। इसका मतलब ये सही दे रखा है। जब आप इसको देखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस के अंदर 1.56। इसका मतलब क्या होगा, जब भी नेगेटिव में आए, जब भी ई नोट नेगेटिव में आए, इसका मतलब क्या होगा, अस्वतः रिएक्शन आए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगी। अच्छे क्वेश्चन है इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सारे मन लगा के करो। यदि ये सारे क्वेश्चन आपसे होने लगे, इसका मतलब आपका सेकंड ग्रेड में कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आरपीएससी। अब बात करें हम 38 की। 38 में क्या दे रखा है, 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल अभिक्रिया की सहायता से सम स्थिरांक का मान बताइए। हमें पूछा हुआ है कॉपर, ये रिएक्शन दी हुई है, कॉपर प्लस प्लस 2 Hg प्लस से कॉपर 2 प्लस प्लस 2 Hg। हमें ई नोट दे रखा है। अब आगे देखो, हमें सीधा सीधा ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, साम्य पर बात कर रहे हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य पे जब भी बात हो ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमें जो रिएक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी, ई नोट बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के। ठीक है। एन देखो यहाँ पे, एन कॉपर से कॉपर प्लस 2 में जा रही है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके अलावा
आप ई नोट सेल देखो, ई नोट कॉपर प्लस से कॉपर 2+ में जा रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर का दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमें माइनस में लेना है, उल्टा लेना है ना। ये कॉपर 2+ से कॉपर का दिया हुआ है, हमारा जो सेल है वो कॉपर से कॉपर 2+ में जा रहा है, इसका मतलब उल्टा लेना है। फिर Hg+ से Hg हाँ ये सही लेना है। ये कितना है 0.80 ही है। जब आप इसको देखोगे तो प्लस 0.46, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 0.46 आ जाएगा। तो आप रखो इसकी वैल्यू, ई नोट की वैल्यू कितनी है 0.46 बराबर 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग ऑफ के आ जाएगा। तो आप लॉग ऑफ के की वैल्यू निकालो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.46 इंटू 2/0.059। जब आप इसको सोल्व करो तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 15.56। तो log k की वैल्यू क्या आएगी 15.56। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 10⁻16। इसके एंटी लॉग लो तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻16, ए ऑप्शन आ जाएगा। वैसे देख लो आप, एंटी लॉग यदि किसी को नहीं लेना था तो आप इसको वापस इसका लॉग लो, तो log k बराबर ये आएगा। हमें पता है कि log इसका वापस log लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस log 3 आ जाएगा। तो 16 माइनस log 3 का मतलब 0.48, इसका मतलब कितना आ जाएगा 15 पॉइंट लगभग 52 के आसपास। यही यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है log एंटी लॉग में, तो मैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूट्यूब पे पूरा पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, आपको वहां पे बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि लॉग कैसे लेते हैं और एंटी लॉग कैसे लेते हैं। अब देखो 39, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 298 केल्विन ताप पर सिल्वर इलेक्ट्रोड को संतृप्त एजीसीएल में डुबाने पर एजीसीएल का विलेयता गुणांक पूछा गया। आपको ये पता होना चाहिए कि संतृप्त एजीसीएल है, एजीसीएल एजीसीएल टूटेगा एजी प्लस प्लस सीएल माइनस में, ठीक है। इसके लिए हम केएसपी निकालना है, इसका केएसपी निकालना है। तो देखो E बराबर क्या होता है, वापस वो E से, E बराबर ई नोट माइनस 0.06 लिख सकते हैं 59 को अपॉन एन लॉग ऑफ के। E की वैल्यू कितनी है 0.73, ई नोट की वैल्यू कितनी है 0.79 माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू देखो Hg+Hg में चेंज हो रहा है 1 आएगा लॉग ऑफ के। तो देखो ये इधर जाएगा तो माइनस 0.06 आ जाएगा बराबर माइनस 0.06 बटा 1 की वैल्यू 1 लॉग ऑफ के। ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो log k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log k की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻1 आ जाएगी। अब देखो HgCl है, इसके लिए हमें पता है कि जब KSP निकालेंगे तो KSP कैसे आएगा Hg+ और Cl माइनस, ऐसे तो निकालेंगे। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻1 इंटू 10⁻1, क्या आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। तो इसके आंसर आ जाएगा 10⁻2, ये -2 की जगह +2 आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। केएसपी निकालने के लिए हमें एस स्क्वायर करना है, एस स्क्वायर करना है, और हम इसकी के, अब देखो ये के कैसे आएगा पूरा थोड़ा एक बार डिटेल में बताता हूँ मैं, एक मिनट। देखो जिसको प्रॉब्लम आ रही है एक बार इसको पूरा अपने समझेंगे। HgCl से Hg+ प्लस Cl-, इसके हमें KSP पूछा हुआ है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Hg+ से Hg का, Hg+ प्लस इलेक्ट्रॉन से Hg का दिया हुआ है। इसके हमें इस रिएक्शन के लिए हमें E की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.73, और E नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.79 दे रखी है 0.79, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम ऐसे सोल्व करेंगे कि इसके लिए हमें Hg+ की कंसंट्रेशन निकल जाए। तो देखो E बराबर ई नोट माइनस 0.06 बटा n लॉग ऑफ के इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/Hg+ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सही बात है। ई की वैल्यू क्या आएगी 0.73, ई नोट की वैल्यू कितनी है 0.79 माइनस 0.06 बटा एन की वैल्यू कितनी आएगी 1 लॉग ऑफ 1 क्या आ जाएगा Hg+ आ जाएगा। इसको इधर करोगे तो 0.06 माइनस के अंदर बराबर माइनस के अंदर 0.06 अपॉन 1 लॉग ऑफ 1 क्या आ जाएगा Hg+ आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे ये पूरा कट जाएगा, तो log ऑफ 1/Hg+ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस log ऑफ Hg+, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो log ऑफ Hg+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1,
तो Hg+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻1 ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है Ksp निकालना है, Ksp निकालना है तो Hg+ इंटू Cl- ऐसे आएगी। Hg+, इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी बोलेंगे S। तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये आएगी 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, क्या आ जाएगा 10⁻⁻2। इसका मतलब आंसर अपना सही है 10⁻⁻2। ये प्लस में नहीं है, माइनस में होगा 10⁻⁻2। देखो डिटेल में ऐसे होगा, Hg+ आपने निकाल लिया, इसका मतलब अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है Ksp में, सीधा सीधा S स्क्वायर करना है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। 40 नंबर, इस पूरी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे आप, देखो H2 से H+ में जा रहा है तो आप ऐसे लिखो, H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। फिर अगली रिएक्शन H+ से H2 में जा रहा है, फिर आगे H+, तो इसको भी वापस 2H+ लिखो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये भी H2 में जा रहा है। इसके लिए P1 है, इसके लिए M1 है, इसके लिए M2 है, इसके लिए P2 है। अब रिएक्शन आपको इसको सोल्व करो तो देखो H2 प्लस 2H+ से 2H+ प्लस H2, इस वाले के लिए P1 है, इस वाले के लिए M2 है, इस वाले के लिए M1 है, इसके लिए P2 है। अब आप इसको क्या करोगे, E बराबर लिखो। जब आपको इसको क्या करोगे, E बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log के लिखो। के कैसे लिखोगे, इधर M1 का स्क्वायर लिखोगे इंटू P2 आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, M2 का स्क्वायर आएगा इंटू P1 आएगा। अब आपको ये भी पता है कि जब भी हाइड्रोजन सेल है, ये कौन सा सेल है, H2 से H1 हाइड्रोजन सेल है। हाइड्रोजन सेल के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन सेल के लिए क्या होता है, E0 की वैल्यू 0 होती है। तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी हाइड्रोजन सेल के लिए। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप देखो, अरे यार, तो देखो E बराबर माइनस के अंदर आ जाए 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए एन की वैल्यू देखो 2 आ रहे हैं, H2 से 2H+ में जा रहा है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, लॉग ऑफ M1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन M2 का स्क्वायर इंटू P1। ठीक है, प्रेशर आएगा ये। अब ये वैल्यू हमें पता है, हमेशा सेल क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। किसके लिए, कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ऊपर भी बताया था मैंने, स्वतः होने के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। हमें पता है ये तो नेगेटिव में दिया हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू की क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो M1 का स्क्वायर P2 अपॉन M2 का स्क्वायर P1, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो M1 का स्क्वायर P2 लेस देन होना चाहिए M2 का स्क्वायर P1। अब ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं इससे कि M1 किससे लेस होना चाहिए, M2 से, और P2 किससे होना चाहिए, P1 से। यानी P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और M2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये ऑप्शन कट गए दोनों। फिर M2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए M1 से, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। M2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है कि डिटोल, जो हमारे घरों में यूज होती है डिटोल, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका मिश्रण हम उसको कैसे बनाते हैं। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, क्लोरोजाइनेरोल प्लस ट्रपिनोल का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। क्लोरोजाइनेरोल प्लस ट्रपिनोल क्या होता है, मिश्रण, इससे क्या मिलती है, हमें डिटोल मिलती है। ऐसे अपने को ये याद रखना है सीधा सीधा एनसीईआरटी में। अब ये आपको पूछ सकता है कि इस यौगिक का यूज किस में किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। इस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, एस्प्रीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रीन बोलते हैं। जहां OCO CH3 और COH उसको क्या बोलते हैं, एस्प्रीन बोलते हैं। और एस्प्रीन का यूज किस में किया जाता है, तो एस्प्रीन का यूज हमारे लिए एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी में किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है, पीड़ाहारी में किया जाता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एस्पिरिन का यूज पीड़ाहारी में किया जाता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि एस्पिरिन की संरचना क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए भी एस्पिरिन की संरचना है। फिर आगे देखो, सल्फोगाइडाइन, सल्फोगाइडाइन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी डायरेक्ट अपने को याद रखने वाले क्वेश्चन है। इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, जितना अपने को याद रख सकते हैं उतने ही अपने लिए फायदे में है। तो सल्फोडाइन किसके लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक्स के लिए। ये तो घरों में अपने यूज भी करते हैं। तो सल्फेगोनोगाइनिडाइन किसके लिए यूज होता है, तो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होता है। फिर देखो आगे,
विशिष्ट चालकता की इकाई पूछी है। विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा की इकाई। हमें पता है कप्पा बराबर क्या होता है, सी एक्स, और सी को वैल्यू कैसी होती है, 1/r इंटू एक्स। 1/r, आर की क्या होती है यूनिट, आर की यूनिट होती है ओम, इंटू एक्स की वैल्यू क्या होती है, एल बाई ए, एल मतलब सेंटीमीटर, और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1/ओम इंटू ए काटोगे तो नीचे 1/सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। किसकी यूनिट है ये, कप्पा की यूनिट है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कप्पा की यूनिट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन फेवरेट आरपीएससी के पूछ भी सकती है कि कप्पा की क्या इकाई होती है। आगे देखो 45 नंबर, यदि किसी एक गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ और एनोड का मानक अपचन विभव दे रखा है, तो गैल्वेनिक सेल के लिए कैथोड का मानक अपचन आप तो याद रखो, सीधा सीधा ऐसे निकालते हैं, ई सेल बराबर, यानी ई नोट सेल निकालना है, ई नोट सेल बराबर ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। अब देखो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नोट सेल की वैल्यू 2.71। ये फॉर्मूला आपको पता है ना सबको, कि जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लिखेंगे और माइनस करेंगे फिर किसका, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू 2.71 दे रखी है। हमें किसका दे रखा है आगे, एनोड का दे रखा है। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के अंदर 2.7, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के अंदर 2.37। सही है, तो 2.71 बराबर एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2.37। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.71 माइनस 2.37, तो आ जाएगी 0.34 वोल्ट। यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का आएगा, और यही पूछा मैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचन विभव कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे हिसाब से। मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए करवाया कि मैं ये सारी सीरीज आपको यूट्यूब पे लेके आऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी आपको यूट्यूब पे लेके आऊंगा, वहां मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। पूरी एनसीईआरटी का मिश्रण आपको यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा फास्ट करवाएं, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका जो कंसेप्ट है वो तुरंत क्या करे, कैच कर जाए। इस हिसाब से मेरा ये पर्पज था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको फास्ट करवाया। यदि किसी को फास्ट लगे आप मेरे को कमेंट कर दीजिए कि सर आप ज्यादा फास्ट करवा रहे हो, तो अगला सॉल्यूशन हम आराम से करवाएंगे। मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।